हाल ही में एक फिल्म आई जिसमें एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है और इसे उसके विश्वास के सबसे बड़े उल्लंघन के तौर पर दिखाया गया। यही सवाल उस फिल्म के बिल्कुल केंद्र में था और ये एक ऐसी धारणा है जिसे बहुत से लोग सच मानते हैं। पर क्या वाकई में ऐसा है? असलियत क्या है? चलिए इस नंबर से शुरुआत करते हैं। 56%। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक 56% हिंदू मांस खाते हैं। जी हां, आधे से ज्यादा। तो अगर सच ये है तो फिर ये धारणा इतनी मजबूत कैसे हो गई कि एक सच्चा हिंदू तो भाई शाकाहारी ही होता है? इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथों में और हमारे इतिहास की कई परतों में छिपा है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें जड़ तक जाना होगा, मतलब हिंदू धर्म के फाउंडेशनल ग्रंथ। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है। ये दोनों बातें महाभारत में एक ही व्यक्ति भीष्म पितामह ने कही हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मांस से परहेज करने वाला स्वर्ग जाता है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अनुष्ठान में मंत्रों से पवित्र किया गया मांस शुद्ध है। मतलब बात इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ भीष्म तक ही नहीं था। रामायण में सीता गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने का वादा करती हैं। पांडवों ने जंगल में हिरण का शिकार किया। यहां तक कि उपनिषदों में तो विद्वान पुत्र की इच्छा रखने वालों को बैल का मांस खाने की सलाह दी गई है। यानी असल में पाप मांस खाना नहीं था, बल्कि उसे सही तरीके से देवताओं को भोग लगाए बिना खाना पाप माना जाता था। तो फिर ये सब बदला कैसे? अगर ग्रंथों में मांस खाना इतना आम था तो शाकाहार को शुद्ध और मांसाहार को अशुद्ध कब और क्यों माना जाने लगा? तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर कुछ हिंदू समुदायों ने, खास तौर पर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक तरह से समाज में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का तरीका बन गया और धीरे धीरे शाकाहार सामाजिक रुतबे का प्रतीक बनता चला गया। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना इतिहास आज के भारत में कैसा दिखता है, आंकड़ों की जुबानी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस विभाजन को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि खाने की आदतों का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया गया, और खासकर बीफ को लेकर जो लकीर खींची गई उसने दलितों को समाज से अलग थलग करने का काम किया। और आज के आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी कहते हैं। भारत की लगभग 71% आबादी मांसाहारी है। इसका सीधा मतलब यह है कि शाकाहारी असल में माइनॉरिटी हैं। ये उस धारणा के बिल्कुल उलट है जो हमें अक्सर बताई जाती है। अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अहिंसा उनके धर्म का मूल सिद्धांत है। लेकिन हिंदुओं में ये आंकड़ा सिर्फ 44% है। यानी कि हिंदू होना और मांसाहारी होना, ये दोनों बातें एक साथ बिल्कुल संभव हैं। और जब हम जाति के आंकड़ों को देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की वो विभाजन वाली रेखा और भी साफ हो जाती है। SC, ST और OBC समुदायों में मांसाहार का प्रतिशत सामान्य वर्ग से काफी ज्यादा है। मतलब हमारी थाली में क्या है, ये हमारी जाति की कहानी भी बताता है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनका आज की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जहां भोजन एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीफ पर राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया। उत्तर भारत में जहां शाकाहार को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, वहां बीफ को लेकर भावनाएं भड़काई जाती हैं। लेकिन केरल और नॉर्थ ईस्ट में जहां बीफ खाना बहुत आम है, वहां उन्हीं दलों के उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी वाले बीफ का वादा करते हैं। क्योंकि असलियत यह है कि हमारा खाना धर्म से ज्यादा भूगोल पर निर्भर करता है। केरल और बंगाल जैसे तटीय राज्यों में जहां मछली आसानी से मिलती है, वहां सिर्फ 2 से 3% लोग शाकाहारी हैं। वहीं राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 60% से भी ज्यादा है। तो हमारी थाली में क्या है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम रहते कहां हैं। तो पूरी कहानी का सार ये है, किसी का शाकाहारी या मांसाहारी होना सिर्फ उसके धर्म पर निर्भर नहीं करता। इसके पीछे राजनीति, भूगोल, आर्थिक स्थिति और जाति का इतिहास, ये सब मिलकर कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, शाकाहारी होने के कई अच्छे और मजबूत कारण हैं। ये हमारे प्लैनेट के लिए बेहतर है, ये जानवरों के प्रति करुणा दिखाता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इन वजहों से शाकाहार को चुनना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब इसे धार्मिक शुद्धता और सामाजिक ऊंच नीच का हथियार बना दिया जाता है।
तो आखिर में एक सवाल, क्या होगा अगर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं इसका फैसला अपनी समझ, अपनी सेहत और अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर करें, ना कि किसी ऐसी पहचान के आधार पर जिसे राजनीतिक फायदे के लिए बनाया और इस्तेमाल किया गया हो। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो तो हमारा समाज कितना अलग हो।